नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल DND क्लासेज राजस्थान में। तो आज हम अध्ययन करेंगे अजमेर के चौहानों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सांबर के चौहानों को कंप्लीट किया था। अब आज हम अजमेर के चौहानों को स्टार्ट करेंगे। तो अजमेर के चौहानों की स्थापना किसने की? तो अजमेरों के चौहानों की जो शाखा है उसको सर्वप्रथम जो अजयराज चौहान होता है, ये जो सांबर जो शाखा थी उसी का होता है, वो यहाँ अजमेर आता है और अजमेर में बीटली पहाड़ी पर अजय मेरू नामक का नगर बसाता है और दुर्ग बनाता है। और अजय मेरू जो बाद में अपभ्रंश होते हुए क्या बन गया? अजमेर बन गया। तो ये अजय मेरू अजयराज चौहान बसाता है तथा इसको अपनी राजधानी बनाता है और इस प्रकार अजमेर के चौहानों की नींव डलती है। इसका जो शासनकाल था तो वो शासनकाल था 1113 से 1133 ईस्वी। इसके जो साम्राज्य था इसको चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय चौहान साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। इन्होंने श्री अजयदेव और अपनी रानी सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए। 2 सिक्के चलाए। कौन से? पहला श्री अजयदेव के नाम से और दूसरा अपनी रानी सोमलवती के नाम से। आगे बात करते हैं कि 1113 में अजयमेरू बसाकर अपनी राजधानी बनाई। जो अजयमेरू ही कालांतर में क्या बनता है? अजमेर बनता है। ठीक है। तो इनके बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं अर्णोराज चौहान। तो इनका जो शासनकाल है वो है 1133 से 1153। ये जो वो मिसप्रिंट हो गई, ये 1133 से 1153 है। कितना? 33 से 53। ठीक है। ये है जो शैव मत को मानता है, जो शैव संप्रदाय होते हैं, जैसे एक तो वैष्णव होते हैं और दूसरे शैव हिंदू धर्म में, तो ये शैव मत को मानने वाला था। इसने चालुक्य सिद्धराज की बेटी कांचन देवी से विवाह किया। तो ये क्या मैटर है कि जो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज होता है गुजरात का, इसके और जो अर्णोराज होता है इसके आपस में कुछ डिस्प्यूट चलती रहती है या फिर तनाव चलता रहता है। तो इसी तनाव को समाप्त करने और जो अच्छे संबंध बनाने के लिए चालुक्य जो जयसिंह सिद्धराज होता है इसने अर्णोराज से अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह करता है। ठीक है। पुष्कर में इसने वराह मंदिर बनवाया। वराह मंदिर होता है जो भगवान विष्णु का वराह है, यानी सुअर के रूप में जो रूप या अवतार लिया था उसका मंदिर किसने बनवाया? अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। जो अजमेर में आज आना सागर झील है, आना सागर लेक, इसका निर्माण अर्णोराज ने ही करवाया। इसने तुर्कों को यानी मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं उनको पराजित करता है। इनके दरबार में 2 विद्वान थे। कौन कौन से? देवबोध और धर्मघोष। ये देवबोध और धर्मघोष नाम के 2 विद्वान थे। अब बात आती है कुमार, जो चालुक्य कुमारपाल होता है वो इसको पराजित करता है। तो वो इसको पराजित क्यों करता है? तो इसके पीछे एक किस्सा होता है कि जो चालुक्य कुमारपाल होता है उसकी बहन जो अर्णोराज से विवाहित होती है, यानी अर्णोराज की पत्नी चालुक्य कुमारपाल की बहन होती है। तो एक बार वैसे ही कुछ बात चल रही थी, तो जो बहन होती है वो हमेशा अपने भाइयों की बड़ाई करती है और ससुराल से अच्छा बताती है। तो इसी बात को लेकर तू मैं होगी कि क्या है तेरा भाई। तो इसी बात से बताते हैं कि कुछ बड़ा मैटर होता है और चालुक्य कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य युद्ध होता है, उसमें चालुक्य कुमारपाल जीत जाता है। इसके बाद चलते हैं कि इस जो ये युद्ध था और इसमें किसकी विजय हुई, इसका जो वर्णन है वो हमें किन ग्रंथों से मिलता है? तो एक है प्रबंध चिंतामणि, जो किसका है? मेरे तुंगाचार्य का। और दूसरा है प्रबंध कोश, ये किसका है? राजशेखर कवि का। तो प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश जो राजशेखर का है, ग्रंथों से इस युद्ध का वर्णन मिलता है या इस विजय का वर्णन मिलता है। अब बात करें बीसलदेव चौहान या विग्रहराज की, जो 1158 से 1163 ईस्वी तक रहता है। ये जो था इसके समय को जो अजमेर है या फिर चौहान राजवंश से इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अब क्या होता है कि जो अर्णोराज होता है इसकी हत्या इसका पुत्र जगदेव कर देता है। तो जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। किसको? जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। तो इसने किसकी हत्या की थी? अर्णोराज की। तो ये कुछ 1-2 साल रहता है और मरमरा जाता है। तो उसके बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? बीसलदेव चौहान बनता है। ठीक है। विग्रहराज के समय चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं कि इसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया है, इतना प्रतिभाशाली बनाया कि आप मानो तो
जो चित्तौड़ में राणा कुंभा का कार्य था वही कार्य बीसलदेव चौहान ने अजमेर में किया। तो जो विग्रहराज का समय था उसको चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके बारे में जानकारी दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से मिलती है। जो दिल्ली का शिवालिक अभिलेख होता है उसमें विग्रहराज के बारे में वर्णन मिलता है। तो वर्णन क्या मिलता है कि कश्मीर से लेकर विंध्याचल तक के शासक इसे कर देते थे। यानी जैसे ये हमारा भारत है, तो इस प्रकार यहाँ कश्मीर से लेकर के जो विंध्याचल, ये जो संपूर्ण भारत है, इस प्रकार जो संपूर्ण भारत था वो इसको कर देता था। तो अब ये तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित करता है। जो तुर्क शासक होता है उस समय खुसरो शाह, उसको भी कौन पराजित करता है? विग्रहराज या बीसलदेव। ठीक है। और दिल्ली के जो तोमर नरेश होते हैं, तंवर नरेश, उनको पराजित करता है। अजमेर में सरस्वती कंठाभरण दिल्ली के तोमरों को पराजित करता है। अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है। ठीक है। ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इस पाठशाला पर विग्रहराज ने अपने नाटक हरिकेली की पंक्तियाँ खुदवाई। जो विग्रहराज होता है ये एक अच्छा विद्वान होता है, तो इसने जो ये पाठशाला बनवाई सरस्वती कंठाभरण, इस पाठशाला की जो दीवारें थी उनके ऊपर आपने नाटक हरिकेली की पंक्तियाँ खुदवाई। तो ये हरिकेली जो नाटक, उसमें क्या है कि किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन है। कि जो ये हरिकेली नाटक है, इसमें जो भगवान शिव होते हैं ये किरात का वेश धर के अर्जुन की परीक्षा वगैरह लेते हैं और उसमें युद्ध होता है इन दोनों के मध्य। तो इसका वर्णन किसमें है? तो इसका वर्णन है हरिकेली नाटक में। अब कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इस पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा देता है। तो 1199 में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, वो इस पाठशाला को, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ देता है और उसकी जगह निर्माण करवाता है 2.5 दिन के झोपड़े की। जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो इसको कब बनवाया गया? इसको 1199 में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनवाया गया। अब बात आती है कि विग्रहराज विद्वानों को आश्रयदाता था। ये आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। ये इसकी उपाधि थी क्या? कवि बांधव। किसकी? विग्रहराज की। तो ये किस कारण मिली? विद्वानों की आश्रयदाता होने के कारण, इसलिए इसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो बात करें इनके दरबार में, जो सोमदेव थे उन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? तो बात करते हैं सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। और जो नरपति नाल्य था उन्होंने बीसलदेव रासो ग्रंथ लिखा। ये बीसलदेव टाइपिंग होना भूल गया शायद, तो यहाँ है बीसलदेव रासो की रचना कौन करता है? नरपति नाल्य। किसकी? बीसलदेव रासो की। ठीक है। जैन विद्वान धर्मघोष सूर्य से प्रभावित होकर पशुवध को बंद करवा दिया। जो विग्रहराज थे उन्होंने, जो एक विद्वान था धर्मघोष सूर्य नाम का जैन विद्वान था, इससे प्रभावित होकर पशुओं के वध पर रोक लगा दी। यानी कि इनके राज्य में कोई भी शिकार नहीं करेगा, पशुओं का वध नहीं करेगा। इस प्रकार इन्होंने पशु वध पर भी बैन लगा दिया। ठीक है। अब आगे बात करें तो पर्सी ब्राउन के अनुसार पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये एक मस्जिद है, लेकिन इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? जो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर जो मस्जिद का निर्माण करवाया गया, इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे एक कहानी है कि जो पर्सी ब्राउन है वो ऐसा कहते हैं कि इन यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब साहिब जो पीर हैं उनका उर्स यानी मेला लगता है। 2.5 दिन का मेला लगता है यहाँ पर, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ठीक है। अब जो इनके दरबार में, विग्रहराज के दरबार में, पृथ्वीराज के दरबार में एक विद्वान थे, कौन? जयानक। जो पृथ्वीराज तृतीय होते हैं जिनकी हम बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज के रूप में, उनके दरबार में जयानक नाम का जो दरबारी होता है वो विग्रहराज के बारे में बताता है कि विग्रहराज की मृत्यु के बाद जो कवि बांधव की उपाधि जो विग्रहराज ने धारण की थी वो निरर्थक हो गई। अर्थात उनके बाद में कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जो इस
उपाधि को धारण करने की योग्यता रखता हो। अब बात आती है कि बीसलदेव ने बीसलपुर कस्बा बसाया और झील बनवाई। ये बीसलपुर कस्बा कहाँ है? टोंक 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 जो जिला है उसके अंदर है। जो वर्तमान में बीसलपुर बांध है ना, वो बीसलपुर झील ही है, जो किसके द्वारा बनवाई गई? बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इस प्रकार विग्रहराज चतुर्थ की बात पूरी होती है। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो था वो आज यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं वो जुड़े। और यहाँ पर जो संपूर्ण जो राजस्थान जीके है आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, सभी को संपूर्ण टॉपिकों के साथ इसी प्रकार गहन रूप से विस्तारित अध्ययन आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको नोट्स की अगर ज़रूरत होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम कोई टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम बना के आपको नोट्स अवेलेबल करवा सके। जय हिंद, जय भारत।